शाम को 7 बजे ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद सभी घर जाने के लिए तैयार थे। अभियान बाहर जा रहा था, तभी उसे नील मिल जाता है। तो वो नील से कहता है, नील तुम भी हमारे साथ चलो ना, आज पिया से भी मिल लोगे तुम। नील भी उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद अभियान, नील, शिव और आदि सभी पार्किंग में साथ पहुंचते हैं। तो सभी एक साथ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सोनिया अभियान की कार में पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। नील अभियान को देखकर कहता है, सही है बॉस, लड़की खुद पूरा लाइन दे रही है। अभियान चिढ़कर कहता है, अपना मुंह बंद कर। दादी के कारण इसे झेलता हूँ, नहीं तो इसकी यही समाधि बना देता। बिना बात के चिपकती रहती है। सिम हंसकर कहता है, जा थोड़े मजे ले उसके साथ, वो तो वैसे भी तेरी दीवानी है। तो अभियान कहता है, तुझे ज्यादा है तो तू ही मजे कर ले। फिर अभियान आदि को देखकर कहता है, तुझे मेरी ये वाली कार चाहिए थी ना, लो आज से वो कार तुम्हारी। अपनी कार की चाबी मुझे दे। आदि बोलता है, वाह भाई, अपने सिर की मुसीबत मेरे सिर पर डाल रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ये कार, अपनी कार अपने पास रखो। अब मैं डैड को बोलकर ऐसी ही कार ले लूंगा। अभियान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। ये लड़का अब इतनी जल्दी मुझे धोखा देने लगा। डैड मिल गए तो मुझे भूल गया। अभियान को सोचता है और फिर कहता है, अगर तुझे अपनी पसंद की भाभी चाहिए तो मेरी कार ले ले। ड्राइवर तो रहेगा कि तू अपने ड्राइवर को साथ ले जा। क्यों मेरी लड़ाई करवाना चाह रहा है तू? ये सुनकर आदि अभियान की गाड़ी की चाबी ले लेता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अकेले उस चुड़ैल के साथ नहीं जाऊंगा। अगर रास्ते में मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, इसलिए नील को भी मेरे साथ भेज दो। नील कहता है, ठीक है, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। फिर इधर अभियान और शिव आदि की कार से निकल जाते हैं। आदि फिर अभियान की कार के पास आता है और नील और आदि दोनों ही बैक सीट पर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर सोनिया स्माइल करती है और कहती है, अभियान कहाँ है, अभी तक आया नहीं। तो आदि कहता है, भाई तो चले गए। सोनिया हैरानी से कहती है, क्या, लेकिन वो गया कैसे, ये तो उसकी कार है ना। तो आदि कहता है, ओ हाँ, वो भाई से ये कार मैंने ले ली, मुझे ये कार बहुत पसंद थी ना। भाई ये सब बातें करते वक्त आदि के एक्सप्रेशन बहुत बुरे थे। वही नील अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। सोनिया फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहती है, तो तुम दोनों पीछे क्यों बैठ गए, गाड़ी कौन चलाएगा? तो आदि कहता है, क्यों, हम तुम्हारे ड्राइवर हैं, जो गाड़ी हम चलाएंगे। अब सोनिया गुस्से में कहती है, आदि मैंने ऐसा नहीं कहा, और तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो? तो आदि कहता है, आदि नहीं, आदित्य, जो मेरे करीब नहीं है वो मुझे आदित्य ही कहते हैं, तो बेटर होगा कि तुम भी मुझे आदित्य ही कहो। यह सुनकर सोनिया अपनी मुट्ठी कस लेती है। तभी ड्राइवर आकर आगे बैठता है और कार स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां मेंशन के बाहर आकर रुकती हैं। सभी अंदर आते हैं तो सभी की आंखों में सुकून आ जाता है, क्योंकि हॉल में सभी लोग बैठकर मजाक मस्ती कर रहे थे, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी शीतल जी की नज़र सभी पर पड़ती है। वो कहती हैं, आ गए तुम लोग, चलो जल्दी फ्रेश होकर आओ, सब फिर साथ में डिनर करते हैं। सब फिर वो एक नौकर को आवाज लगाकर कहती है, जाओ और माँ जी को खाने के लिए बुला लो, बोल दो कि सभी बच्चे घर आ गए हैं। थोड़ी देर बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे थे। दादी खाना खाते हुए कहती हैं, बहू आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। तो शीतल जी कहती हैं, माँ आज का पूरा खाना दिविसा और वेदू ने मिलकर बनाया है। तो वहीं अभियान और शिव दोनों की ही नजरें अपनी अपनी वाली पर चली जाती हैं, क्योंकि दोनों ने ही पहले भी दिविसा के हाथ का खाना खाया था। लेकिन शिव को नहीं पता था कि वेदू भी इतना अच्छा खाना बनाती है। तो दादी कहती हैं, अरे बहू, तुमने इनसे क्यों खाना बनवाया, घर में सेफ है, वो बनाते खाना। तो शीतल जी हंसकर कहती हैं, जी माँ, ये दोनों बाप बेटी की डिमांड थी। राज जी तो इतनी ज़्यादा इनके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे, मुझे भी लगा कि चलो आज मैं भी टेस्ट कर लूँ इनके हाथ का खाना। तो आदि कहता है, सच में मॉम, खाना बहुत टेस्टी है, लग रहा है खाना बनाने वाले का हाथ ही चूम लूं। वहीं उसके इतना बोलते ही अभियान और शिव दोनों ही उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगते हैं। तो वो डर से अपना थूक निकलता है, फिर खुद को संभालते हुए कहता है, मेरी वो दोनों बहन बहुत टैलेंटेड हैं, थोड़ा मेरी पीयू को भी ये दोनों सिखा दें तो हम हमेशा ऐसा खाना खा सकते हैं। फिर शीतल जी अभियान को देखकर कहती हैं, अभियान तुम्हें कैसा लगा खाना? अभियान पास में रखे मूंग दाल के हलवे को उठाकर कहता है, हाँ अच्छा है। तो आदि कहता है, भाई अच्छा या बहुत अच्छा, तब से 2-3 कटोरी हलवा उड़ा चुके हो और ऐसी फीकी तारीफ कर रहे हो। तो अभियान तिरछी नजर से दिविसा को देखता है और बोलता है,
खाना बहुत अच्छा बना है, जिससे दिविसा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तो आदि कहता है, भाई फिर तो आप एक काम करो, आप ना दिविसा से शादी कर लो, मस्त हमें रोज रोज ऐसा खाना मिलेगा। और सिपाही आप बेदू से कर लो। वहीं अचानक से आदि की बात सुनकर चारों एक साथ हंसने लगते हैं। तो शीतल जी, राज जी, नील सभी उन्हें एक साथ पानी देते हैं। राज जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन दादी और सोनिया के चेहरे के भाव बदल गए थे। फिर दादी कहती हैं, आदि बहुत हुआ बकवास, चलो अब सब शांति से खाना खाओ। फिर सभी खाना खाते हैं। उसके बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। नील पिया को उसको रूम ले जाता है। शीतल जी भी उसके साथ वहीं आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल जी कहती हैं, नील तुम इसके साथ हो तो मैं तब तक राज के पास जाती हूँ, उन्हें भी दवाई देनी है। तो नील मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मॉम, आप जाइए, मैं यहीं पर हूँ। फिर शीतल जी गेट पर जाकर उन्हें एक बार देखती हैं और मुस्कुराकर वहां से चली जाती हैं। शीतल जी के जाने के बाद नील आकर पिया के एकदम बगल में बैठ जाता है। फिर पूछता है, कैसी हो आप? पिया धीरे से कहती है, ठीक हूँ। फिर नील पिया का सिर अपने कंधे पर रख लेता है और कहता है, ऐसे ही बैठो। पिया भी मुस्कुराकर अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। फिर वो पूछती है, माँ पापा कैसे हैं? नील कहता है, जी अच्छे हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो उन्हें टेंशन हो रही थी, वो यहाँ आना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया। पिया भी कहती है, ठीक किया आपने, बेकार ही वो परेशान होते, और डॉक्टर ने तो कहा ही है कि एक हफ्ते में मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, नील भी बस इतना ही कहता है। फिर पिया के बालों को सहलाने लगता है। फिर अचानक से नील पिया से पूछता है, अच्छा तुम सगाई वाले दिन इतनी उदास क्यों थी? हालांकि नील अब समझ गया था, लेकिन फिर भी वो बात बढ़ाने के लिए ये पूछ रहा था, क्योंकि दोनों भले ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों में बात बहुत ही कम होती थी। पिया कहती है, मुझे लगा था कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है, मुझे लगा मैं अब आपसे दूर हो जाऊंगी। नील हंसते हुए कहता है, मतलब तुम पहले से मुझे पसंद करती थी? पिया ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। जी हाँ, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कब आपसे इतना प्यार हो गया, लेकिन अगर मेरी सगाई किसी और से होती तो मैं मर जाती। ये सुनते ही नील उसे खुद से अलग करता है और कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कभी किसी का होने नहीं देता। तुम तो मुझसे अभी मिली हो, लेकिन मैं तो तुमसे 3 साल पहले से प्यार करता हूँ। पिया हैरानी से नील को देखती है और कहती है, क्या कहा आपने? 3 साल से? लेकिन हम तो कभी मिले ही नहीं। तो नील हंसते हुए कहता है, हाँ मिले नहीं, लेकिन जब 3 साल पहले तुम यहाँ 10 दिन के लिए आई थी, तब मैंने न्यू ज्वाइन किया था तुम्हारे भाई की कंपनी में, और मैं फाइल लेने आया था यहाँ। तब मुझे तुम दिखी थी गार्डन में खरगोश के साथ खेलती हुई, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन तब तुम 15 साल की थी बस, और मेरी पहुंच से बहुत दूर थी, इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल अपने मन में कहीं दबा लिया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले फिर से देखा, तो मेरा वो दबा हुआ प्यार फिर से जाग गया। भाई ये सब सुनकर तो पिया इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नील उसे 3 साल से प्यार करता है। वो तुरंत नील के गले लग जाती है और कहती है, आई लव यू नील। नील भी उसे बैक हग करके कहता है, एंड आई लव यू टू। फिर वो पिया को खुद से दूर करके उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ शिव अपने रूम में जाता है तो अचानक उसे तकिया उड़कर लगता है। एक तो वो तकिया कैच करके अपने फेस के सामने तकिया हटाता है तो देखता है सामने बेदू है और गुस्से में उसे घूर रही है। शिव अपना सलाइवा गटकता है और मन में कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये काली रूप धारण करके है। फिर वो तकिया साइड में रखता है और बड़े प्यार से कहता है, क्या हुआ बेदू, तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? बेदू फिर से एक तकिया शिव की तरफ फेंकती है और कहती है, बेदू के बच्चे? तो शिव हंसकर कहता है, देखो मैं बेदू का बच्चा नहीं हूँ, बल्कि बेदू का होने वाले बच्चों का बाप हूँ। बेदू उसकी बात से और भी चिढ़ जाती है। तब तक शिव भी उसके करीब आ जाता है। तो बेदू अब गुस्से से शिव के सीने पर मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देती है। शिव को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर बेदू गुस्सा क्यों है। फिर से बेदू के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम बताओगी कि तुम क्यों अपने पूरे हथियार लेकर मेरे ऊपर चढ़ी हो? तो बेदू कहती है, जी तो क्या करें हम, तुम ही बताओ। पहले तो तुम हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन अब जब हमने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी तो तुम हमसे बात भी नहीं करते। इतना क्या बिजी हो कि हमारे लिए आधे घंटे की फुर्सत नहीं है? सिर्फ शरारती मुस्कान के साथ कहता है, ओ
तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। चलो करते हैं, आज रात का पूरा टाइम तुम्हारा। आज रात को मैं अच्छे से तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। बेदू जब शिव की बातों का मतलब समझती है तो उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, जिसे देख शिव को हंसी आने लगती है। अभी ये लड़की मेरे ऊपर पूरा चढ़ी हुई थी, अब देखो कैसे शर्मा रही है। ये तो लड़ाई भूल ही गई। चलो अच्छा है। बेदू एकदम से कहती है, नहीं नहीं तुम आराम करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना है। और वो जाने लगती है तो शिव उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे बेदू की धड़कन बढ़ जाती है। वो धीरे से कहती है, शिव छोड़ो, मुझे अपने रूम में जाना है। तो शिव उसे अपने करीब खींचकर कहता है, ऐसे कैसे, अभी तो हमने टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। वही बेदू अब शिव के सीने से लगी थी। उसे अपनी गर्दन पर शिव की सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी में गूज बम उठ रहे थे। शिव उसे अपनी तरफ पलटता है तो बेदू की आंखें झुकी हुई थी। तो शिव हंसते हुए कहता है, ऐसे तो तुम झांसी की रानी बनी रहती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तब तुम इतना शर्माने क्यों लगती हो। बेदू शिव के सीने में अपना चेहरा छिपाकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। शिव कहता है, अच्छा जी, मैं बेशर्म हूँ। चलो तब तो तुम्हें थोड़ी बेशर्मी दिखाई देता हूँ। ऐसा बोलकर वो बेदू के गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और हल्के हल्के से अपने होंठों को फिराने लगता है, जिससे बेदू की सांसें तेज होने लगती हैं। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगता है, जो सिर्फ अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था, जिससे शिव की बॉडी में भी हलचल होने लगती है। दूसरी तरफ जीत अपनी बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। वो बोलता है, हाँ बोलो, कुछ पता चला। तो सामने से कोई बोलता है, हाँ सर, वो दिल्ली में ही है। तो जीत चिढ़कर कहता है, ये बात तो मैंने ही तुम्हें बताई थी, कुछ और है तो बताओ। तो दूसरी साइड से कहता है, सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है और ये डीएसआर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। जीत बोलता है, डीएसआर कॉलेज? यस सर। फिर जीत कहता है, एड्रेस पता चला क्या? यस सर, कॉलेज के ही पास में गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहीं के एक फ्लैट में रहती है, फ्लैट नंबर 17। जीत फिर उस आदमी को गुड कहता है और फोन रख देता है और कहता है, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया, कल ही हम मिलेंगे। तब पीछे से आवाज आती है, किससे मिलेंगे कल? जीत पलट कर देखता है तो पीछे राधिका थी। तो वो कहता है, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, वो बाहर अब्रॉड चला गया था, तो बस वही आया है इंडिया, तो उससे ही मिलने जाना है। इतना बोलकर वो रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। राधिका उसे देखती रहती है, फिर मन में सोचती है, ये कुछ तो छुपा रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों मुझे इसकी बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। कल मैं देखती हूँ ये कहाँ जाएगा। फिर वो भी आकर बेड पर लेट जाती है। करीब 10 बजे के लगभग अभियान आज फिर दिविसा के रूम में आता है तो देखता है कि दिविसा अभी बैठकर पढ़ाई कर रही है। वो पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके कमरे में कौन आया है। अभियान उसे इस तरह मन लगाकर पढ़ते हुए देखकर स्माइल करता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। तो दिविसा दिविसा को एहसास होता है कि कोई उसके रूम में है, तो वो देखकर कहती है, अरे आप यहाँ, कुछ काम था क्या? हमें बोल देते। अभियान उसके सामने से बुक लेकर कहता है, क्यों, मुझे अपनी बीवी के पास आने के लिए किसी काम का होना जरूरी है? दिविसा स्माइल करके कहती है, नहीं। फिर अभियान बुक को देखते हुए पूछता है, इतना क्या ध्यान से पढ़ रही हो? दिविसा परेशान होकर कहती है, देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे बन नहीं रहा है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अभियान क्वेश्चन देखता है, फिर दिविसा को वो क्वेश्चन समझा देता है। उसके बाद बुक को बंद करके कहता है, तुम्हें इतनी रात तक पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए टाइम से सो जाया करो, समझी? फिर दिविसा को देखकर कहता है, अब जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, फिर सो जाओ। दूसरी तरफ से बेदू को अपने आप से हल्का दूर करता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। लेकिन बेदू की आंखें बंद थीं, वहीं से बस एक टक बेदू को निहार रहा था। बेदू को बिस्तर पर लिटाने के बाद खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होंठों को चूमने लगता है। बेदू भी उसका साथ आज दे रही थी, जिससे सिर्फ थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। एक लंबी किस के बाद वो बेदू से अलग होता है। फिर वो अपना चेहरा बेदू के गले में छुपाकर वहाँ किस करने लगता है। बेदू भी उसके ऐसे एक्शन से मदहोश होने लगती है। सिर तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए बेदू के क्लीवेज पर किस करने लगता है, जिससे बेदू होश में आती है और कहती है,
सिर्फ प्लीज रुक जाओ, ये सब मैं शादी से पहले नहीं चाहती। वही बेदू की आवाज़ सुनकर सिब्बी होश में आता है और जल्दी से बेदू से दूर होता है और बेदू की बगल में लेट जाता है और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो कहता है, सॉरी बेदू, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो बेदू को अपनी बाहों में भरकर कहता है, अब सो जाओ, नहीं तो शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो बेदू भी जल्दी से सो जाती है। दूसरी तरफ अभियान भी दिविसा को अपनी बाहों में लेकर चैन से सो रहा था। रात के करीब 2 बजे शीतल जी पानी पीने के लिए किचन आती हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि पिया अपने रूम में अकेली हो गई। सोचकर वो पिया के रूम में जाकर गेट खोलती हैं तो देखती हैं नील बैठे हुए ही सो रहा है और पिया उसकी गोद में सिर रखकर सो रही है। यह नज़ारा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर कौन माँ नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी को इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिले। वो मुस्कुराकर बहुत धीरे से गेट बंद करके अपने रूम में चली जाती हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह सभी तैयार होकर कॉलेज चले जाते हैं। दूसरी तरफ जीत भी कॉलेज गेट पर दिविसा का इंतजार कर रहा था। वो देखता है कि दिविसा किसी लड़की के साथ है तो वो वहीं छुप जाता है, क्योंकि वो ऐसे अभी किसी और के सामने दिविसा से मिलना नहीं चाहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन जीत किसी भी दिन दिविसा से मिल नहीं पाता था। वो दिविसा के अपार्टमेंट भी गया था, लेकिन उसे वहां पता चला कि दोनों लड़कियां जो यहाँ रहती हैं वो कुछ दिनों से कहीं गई हुई हैं। जीत को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर दिविसा किसके पास रह रही है। क्या उसका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है? किसी तरह 5 दिन बीत गए। कल ट्रिप के लिए जाना था तो उन्होंने ऋषिकेश जाने का प्लान किया था। सभी ट्रेन से जाने वाले थे। उसके बाद वो मंसूरी जाने वाले थे। आज कॉलेज खत्म होने के बाद दिविसा और वेदु बाहर आ रहे थे। तभी वेदु को ध्यान आता है कि उसे बुक सबमिट करनी है लाइब्रेरी में। तो वो दिविसा से कहती है, दिवी तुम बाहर जाओ, हम तुरंत बुक सबमिट करके आते हैं। तो दिवी अकेली बाहर आ जाती है। वहीं बाहर रोज की तरह ही जीत दिविसा का इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही दिविसा को अकेले देखता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं दिविसा जब अपने सामने जीत को खड़ा देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है। उसे डर था कि कहीं जीत को उसके बच्चे के बारे में तो पता नहीं चल गया। लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से में लेकिन दबी हुई आवाज में जीत से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? हटो मेरे सामने से। जीत फिर दिविसा का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज दिवी, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज मेरे साथ साइड में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। दिविसा तंज भरी हंसी हंसती है और कहती है, एक्सप्लेन करोगे? लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है और प्लीज मेरी लाइफ से दूर रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर दिविसा साइड से जाने लगती है तो जीत तुरंत दिविसा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज दिवी, एक बार मेरी बात सुन लो। दिविसा आसपास देखती है तो कुछ स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे और वो नहीं चाहती थी कि कॉलेज के सामने उसका तमाशा बने। इसलिए वो कहती है, ठीक है, हाथ छोड़ो मेरा, लेकिन बस 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो जीत खुश होकर कहता है, ओके, बस इतना ही, मुझे इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। थोड़ी देर में वो लोग कॉलेज के थोड़ी दूर में खड़े थे, जहाँ आसपास कोई नहीं था। दिविसा बहुत ही रूखे तरीके से बोलती है, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? दिविसा और जीत आमने सामने खड़े थे। दिविसा के पूछने पर कि जीत को उससे क्या बात करनी है, जीत एकदम से कहता है, प्लीज दिवी, मुझे माफ कर दो, हम सब कुछ भूल कर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। दिविसा हंसती है और कहती है, सच में फ्रेश स्टार्ट? लेकिन क्यों? तुम तो हमें शादी के बाद ही छोड़कर चले गए थे ना, तो अब फिर क्यों हमारी लाइफ में वापस आ रहे हो? जी दिविसा का हाथ पकड़कर कहता है, देखो इन सब बातों को भूल जाओ। तुम चाहो तो मुझे सजा भी दे सकती हो, मैं सब सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। दिविसा जी से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, कितने निहायती घटिया इंसान हो तुम पहले से शादीशुदा हो ना, फिर भी तुमने हमसे एक जमीन के लिए शादी की और अब अपनी पत्नी के होते हुए भी हमें अपनी लाइफ में वापस जा रहे हो। तुमने हमें समझ क्या रखा है? हम किसी की मिस्ट्रेस नहीं बन सकते, समझे तुम? वही यह जानकर कि दिविसा को पता है कि वो पहले से मैरिड है, जीत को झटका लगता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले से मैरिड हूँ? दिविसा उसका मजाक उड़ाते हुए हंसती है और कहती है, झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं है जीत अरोड़ा, और हाँ, हमसे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
दिविसा धमकी भरे लहजे में कहती है और वापस जाने लगती है। तभी जीत कहता है, तुम हमारे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो दिविसा? उसे भी अपने पिता का साथ चाहिए। वहीं यह सुनते ही दिविसा के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। दिविसा फिर हिम्मत करके कहती है, बकवास बंद करो अपनी। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये हमारा और हमारे पति का बच्चा है। समझे तुम? तो जीत खुश होकर कहता है, देखा, तुमने खुद ही कहा ना, ये तुम्हारे पति का बच्चा है। मतलब तुम आज भी मुझे अपना पति मानती हो। जीत एकदम से दिविसा के गले लग जाता है और कहता है, आई लव यू दिविसा। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जल्दी राधिका को डाइवोर्स दे दूंगा। फिर तुम, मैं और हमारा बेबी हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। भाई दिविसा अभी तक जो शौक में थी, होश में आती है और जीत को खुद से अलग करती है और खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। वहीं जीत को कुछ समझ में नहीं आता तो वो सवालिया नजरों से दिविसा को देखता है। तो दिविसा कहती है, आज के बाद हमें दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, हमें तुम्हारे साथ फैमिली बनाने का कोई शौक नहीं है। हमारी शादी हो चुकी है, समझे तुम? जीत उसकी बात सुनकर बौखला जाता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? तुम तो मेरी पत्नी हो और हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। दिविसा गुस्से में जीत से कहती है, कौन सी शादी? कौन सी शादी की बात कर रहे हो तुम? उस धोखे की शादी की, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ना ही वो शादी लीगल है, क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो। और इस बार हमारी शादी जिसके साथ हुई है, कानूनी तौर पर हुई है। समझे तुम? और हाँ, ये बच्चा भी उनका ही है, तो इसे अपना बच्चा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। जीत भी अब गुस्से में बोलता है, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। यह बच्चा भी मेरा है और तुम भी मेरी हो। देखा था मैंने रिपोर्ट में, तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो, तो यह बच्चा मेरा ही हुआ ना, क्योंकि हम 3 महीने पहले करीब आए थे। दिविसा जीत को ऐसे देखती है जैसे उसके सामने कोई पागल है और वहां से जाने लगती है कि जीत एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो दिविसा गुस्से में अपना हाथ छुड़वाती है और फिर से जीत को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, बोला था ना हमने, दोबारा हमें हाथ मत लगाना। और फिर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीत अपने बाल पकड़कर खींचने लगता है। नो नो, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो बस मेरी है। फिर खुद को ही तसल्ली देते हुए कहता है, हाँ, वो बस मुझसे झूठ बोल रही है ताकि मैं उससे दूर हो जाऊं, क्योंकि आखिर मैंने उससे इतना बड़ा धोखा जो दिया है। हाँ, बस मुझसे गुस्सा है और ये बच्चा भी मेरा है। मैं अब कुछ भी करूंगा, लेकिन दिविसा की माफी लेकर रहूंगा और फिर मेरी भी हैप्पी फैमिली होगी। दूसरी तरफ दिविसा गुस्से में कॉलेज के गेट के पास वापस आती है तो बेदू उसका वहीं इंतजार कर रही थी। दिवी, कहाँ चली गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो दिविसा कहती है, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही आगे बढ़ गए थे। बेदू फिर कहती है, दिवी, कुछ हुआ है क्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो दिविसा नॉर्मल ही कहती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस हम थक गए हैं। तो बेदू कहती है, हाँ चलो, जल्दी घर चलते हैं। दिविसा ने बेदू को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अब अपने पास्ट का जिक्र अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाती हैं तो उन्हें पिया हॉल में ही मिल जाती है। पिया दोनों को देखकर, अरे, आ गई तुम दोनों, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। दिविसा का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो बोल देती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है। तो पिया और बेदू उसे आराम करने का बोलकर मॉल चली जाती हैं। दोनों ही बहुत कुछ शॉपिंग करती हैं। आज अभियान और बाकी सभी ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि कल अभियान और शिव को ट्रिप पर निकलना था। वहीं नील पिया और बेदू को पिक करने के लिए मॉल चला गया था। जब अभियान और वो लोग घर पहुंचते हैं, उसी टाइम नील की गाड़ी भी वहां आकर रुकती है। सभी एक साथ अंदर आते हैं तो देखते हैं दिविसा, राज जी और शीतल जी सभी एक हॉल में एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। पिया अंदर आते हुए कहती है, तो यहाँ हमारे बिना मूवी देखा जा रहा है, सही है। अब तो बस दिवी ही आप लोगों की लाडली है। वहीं पिया की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं, लेकिन सोनिया, जो आज अभियान और उन लोगों के साथ आई थी, वो अपना मुंह बना लेती है। शीतल जी कहती हैं, अरे वाह, आज सब एक साथ ही आ गए। फिर वो पिया और बेदू से कहती हैं, और तुम दोनों की शॉपिंग हो गई? तो पिया कहती है, हाँ मम, हो गया। फिर 2-3 बैग दिविसा को पकड़ाते हुए कहती है, दीदी ये लो तुम्हारे लिए, देख लो तुम्हें पसंद है या नहीं। दिविसा बोलती है, अरे इसकी क्या जरूरत थी, मुझे अभी कुछ भी नहीं लेना था।
तो शीतल जी कहती हैं, क्यों नहीं लेना, तुम रखो इसे और ट्राई कर लेना। तो सोनिया कहती है, ले लो दिविसा, मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों मना कर रही हो। वहीं उसकी बात पर सभी उसे घूरने लगते हैं। तब आदि कहता है, तुम्हें इससे क्या, फ्री में है या इनके पैसे खर्च हुए हैं, तुमसे तो उसने पैसे नहीं लिए हैं ना। और शिव भी गुस्से में कहता है, आज के बाद सोच समझ कर बोलना, बहन है वो मेरी, मेरे सारे पैसे पर उसका हक है, तो तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए उससे। फिर सभी वहां से सोनिया को इग्नोर करके चले जाते हैं। वहीं सोनिया दांत पीस कर रह जाती है। सभी डिनर करने बैठे थे। राज जी सबको एक बार देखते हैं, फिर बोलते हैं, और भाई बताओ, तुम सबने अपनी पैकिंग कर ली या नहीं। तो पिया एक्साइटेड होकर कहती है, यस डैड, हमने सब पैक कर लिया है। वहीं सोनिया जो ये सब सुन रही थी, वो बहुत प्यार से पूछती है, तुम लोग कहीं जा रही हो क्या। पिया पिया उसकी बात पर अपना मुंह सिकोड़ लेती है, लेकिन फिर भी कहती है, हाँ, हम कॉलेज की तरफ से 7 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं। सोनिया उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाती है कि अब यहाँ दिविसा नहीं रहेगी, तो अब उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। वो इन 7 दिनों में अभियान को अपना बना लेगी। लेकिन तभी उसकी सारी खुशियों में पानी फिर जाता है, क्योंकि अभियान आदि और नील से कहता है, ऑफिस तुम दोनों अच्छे से संभाल लेना, और नील, तुम उस भल्ला वाली मीटिंग को देख लेना। तो नील अपना सिर हिला देता है। तो सोनिया फिर से पूछती है, अभियान, क्या तुम भी कॉलेज जा रहे हो। हाँ, अभियान बस इतना ही बोलता है। फिर अभियान तीनों लड़कियों की तरफ देखकर कहता है, हम लोग घर से 7:30 बजे सुबह निकलेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन 9 बजे है और ट्रैफिक का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सब टाइम से रेडी रहना। सब एक साथ होके कहती हैं। फिर नील अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो पिया उसकी तरफ देखने लगती है। तभी आदि कहता है, नील तुम क्यों जा रहे हो, अरे यहीं रुक जाओ, कल पिया को सी ऑफ कर देना। नील एक नज़र पिया को देखता है और कहता है, तुझे पता है आदि, कल की मीटिंग की फाइल में मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चेक करने हैं, और फाइल मेरे घर में है, तो सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। लेकिन मैं टाइम से कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। फिर नील सबको बाय बोलकर निकल जाता है। वहीं पिया उदास हो जाती है। वैसे तो सब पहले बस से जाने वाले थे, लेकिन फिर अभियान ने ट्रेन का प्लान बना लिया ताकि दिविसा कंफर्ट से जा सके। अगली सुबह अभियान और शिव अपनी कार के पास खड़े थे और लड़कियों का इंतजार कर रहे थे। शिव बार बार घड़ी देख रहा था, क्योंकि 7:30 बजने वाले थे। तो शिव कहता है, यार, तूने बिल्कुल ठीक किया था जो रात को तूने जल्दी निकलने का बोला। इन लड़कियों को पता नहीं इतना लेट क्यों होता है। तभी दिविसा आती है और कहती है, किसने कहा भाई कि लड़कियां लेट होती हैं, देखिए हम बिल्कुल टाइम से आए हैं। हाँ, आपकी वाली को थोड़ा टाइम ज़्यादा जरूर लगता है। और मुस्कुरा देती है। शिव भी उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद सभी वहां से स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वो 8:30 बजे ही स्टेशन पहुंच गए थे। फिर अभियान सबका सामान निकालता है और सभी स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उनके कॉलेज के सभी स्टूडेंट थे। वहाँ और 2 प्रोफेसर भी थे, एक मेल प्रोफेसर और एक फीमेल प्रोफेसर। मेल प्रोफेसर की एज 27 के आसपास की होगी। वो प्रीति मैडम जैसे ही अभियान और शिव को दोनों को देखती हैं, शर्माने लगती हैं। उसे दोनों पर ही क्रश था, वो बहुत खुश थी। उसे दोनों के साथ ट्रिप पर जाने का मौका मिला। इधर ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉपेज था, तो सब बहुत रिलैक्स होकर अपना सामान रख रहे थे। लेकिन पिया बहुत बेचैन थी, क्योंकि नील अभी तक नहीं आया था और वो उससे मिलना चाहती थी जाने से पहले। उसकी आंखों में हल्का पानी आ गया था। तभी दिविसा कहती है, देखो नील आ गए। पिया तुरंत सामने देखती है, तो खिड़की से बाहर उसे नील दिखता है। नील भी पिया को देखकर ट्रेन में चढ़ जाता है। बेदू से देखकर स्माइल करती है और पिया की बगल वाली जगह खाली कर देती है। नील फिर पिया की बगल में बैठकर कहता है, सॉरी, ट्रैफिक में फंस गया था। फिर वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर पिया को देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। पिया बॉक्स देखकर पूछती है, इसमें क्या है। तो नील कहता है, बाद में देख लेना। थोड़ी देर बात करने के बाद ट्रेन छूटने का टाइम हो जाता है। तो वो पिया के माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है। तो उसे शिव की आवाज़ आती है, तू भी जाने वाला है, मुझे पता नहीं था। तो नील उस तरफ देखता है, तो सामने शिव और अभियान खड़े मुस्कुरा रहे थे। नील उनको देखकर कहता है, तुम लोग की वजह से नहीं जा रहा हूँ मैं, मुझे मीटिंग में फंसाकर खुद ट्रिप पर निकल रहे हो और मेरा मजाक भी बना रहे हो। तभी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तो नील जल्दी से उतर जाता है। सभी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे, तो वो सब कुछ ना कुछ करने लगे। कोई अपने फ़ोन में लग गया, कोई रील्स बनाने लगा,
कोई अंताक्षरी खेलने लगे, कोई बुक पढ़ रहा था। सब अपने हिसाब से कुछ करने लगे। सारे टीचर एक ही जगह बैठ गए थे। सब बीच बीच में जाकर सब स्टूडेंट को देख आते थे। ऐसे ही दोपहर का 1 बज गया। अब सबको भूख लग गई थी। शिव ने खाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में सभी का खाना आ गया था। प्रीति मैडम अपने घर से खाना लेकर आई थी, तो वो अपना खाना निकालती हैं। फिर वो बाकी सबसे कहती है, सर आप लोग भी लीजिए ना, ये खाइए, घर का खाना है। तो उनके साथ एक और जो प्रोफेसर थे, गौरव सर, जो थोड़े उम्र थे, वो कहते हैं, अरे मैडम नेकी और पूछ पूछ, लाइए घर का खाना, तो मैं बहुत मिस करता हूँ। यहाँ भी अकेले रहता हूँ तो कैंटीन का खाना ही खाना होता है। तो प्रीति मैडम स्माइल करके उनको एक प्लेट में खाना निकाल कर देती हैं। फिर वो अभियान और शिव से भी बोलती हैं, तो दोनों मना नहीं कर पाते और ले लेते हैं। इधर दिव्य से ट्रेन का खाना खाया नहीं जा रहा था। उसे वोमिटिंग सा फील हो रहा था, तो वो खाना नहीं खाती है। तो पिया उसे फ्रूट्स देती है और बोलती है, तुम ये खा लो, इससे तुम्हें वोमिटिंग नहीं आएगी। तो दिविसा भी फ्रूट्स ले लेती है और खाने लगती है। खाना खाने के बाद सभी रेस्ट करते हैं। शाम के 4 बजे अभियान की नींद खुलती है, तो वो फिर शिव और बाकी प्रोफेसर को उठाता है, क्योंकि अब ट्रेन कुछ देर में ऋषिकेश पहुंचने वाली थी। फिर सभी जाकर सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं कि सभी उठ गए कि नहीं। 5:30 बजे वो ऋषिकेश पहुंच गए। फिर वो एक बस बुक करके अपने होटल चले जाते हैं, जहां उन्होंने रूम बुक किया था। सभी रूम में 3-3 स्टूडेंट रहने वाले थे। वहीं सारे प्रोफेसर के लिए अलग अलग रूम बुक था। लगभग 60 स्टूडेंट थे, तो 25 रूम बुक किए गए थे। सभी अपने अपने हिसाब से रूम चले गए थे। दिविसा, बेदू और पिया भी अपने रूम चली गईं। इधर प्रोफेसर भी अपने रूम चले गए, क्योंकि आज शाम हो गया था और सभी थके हुए थे, तो आज का कुछ भी प्लान नहीं था। सभी कल घूमने जाने वाले थे। बेदू रूम में आते ही फ्रेश होने चली गई थी। वहीं दिविसा और पिया दोनों ही अपने कपड़े लेकर बेदू के निकलने का इंतजार कर रही थी। दिविसा कहती है, यार पिया, पहले हम जाएंगे प्लीज। तो पिया एकदम साफ मना करते हुए कहती है, ना बिल्कुल नहीं, पहले तो मैं ही जाऊंगी। और तुम्हें जाना है तो जाओ अपने पति के रूम में, तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी है। दिविसा मुंह बनाती है और कहती है, हम नहीं जाएंगे। एक बार गए तो फिर वो हमें वहीं रोक लेंगे, और हमें तुम लोगों के साथ रहना है। पिया फिर दिविसा को छेड़ते हुए कहती है, ओ हो भाभी, मतलब मेरे भाई बहुत रोमांटिक है। दिविसा उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और कहती है, क्या पिया, तुम भी कुछ भी बोलती हो। फिर पिया बोलती है, अच्छा भाभी बताओ ना, फर्स्ट नाइट हुआ तुम लोगों का। दिविसा की आंखें पिया की बातें सुनकर बड़ी हो जाती हैं। तभी वेदू बाथरूम से बाहर निकलती है, तो दिविसा जल्दी से बाथरूम में घुसकर अंदर से बंद कर लेती है और पिया जोर जोर से हंसने लगती है। वेदू कंफ्यूज होकर पिया को देखती है और कहती है, इसे क्या हुआ, ऐसी क्यों भागी। तो पिया हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मैंने अपनी भाभी को थोड़ा छेड़ दिया। तभी दिविसा का फोन रिंग करता है। पिया फोन उठाकर देखती है, तो अभियान का कॉल था। पिया कॉल उठाना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर नहीं उठाती है, तो कॉल कट हो जाता है। फिर दोबारा से फोन रिंग करता है, तो वेदू कहती है, क्या हुआ पीहू, तुम कॉल नहीं उठा रही। पिया हंसते हुए कहती है, ये मेरा नहीं, दिविसा का फोन बज रहा है। मेरे भाई बेचैन हो रहे हैं अपनी बीवी के बिना। और दोनों फिर हंसने लगती हैं। तभी दिविसा भी बाथरूम से बाहर निकलती है, तो वो कंफ्यूज होकर दोनों को देखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतना क्यों हंस रही हो। तो वेदू भी बेड पर आकर लेटते हुए कहती है, जीजा जी का फोन था, परेशान है तुम्हारे बिना। और फिर से हंसने लगती है। दिविसा देखती है कि उसका फोन पिया के पास है, तो वो कहती है, क्या तुमने कॉल उठाया था, क्या कहा सर ने। पिया उसकी बात पर मुंह बनाती है और कहती है, नहीं मैंने फोन नहीं उठाया, तुम बात कर लेना भाई से। लेकिन ये क्या यार, तुम भाई को सर क्यों कहती हो, कितना अजीब लगता है, अपने पति को कोई सर कहता है क्या। दिविसा मुस्कुराकर अपना फोन पिया के हाथ से ले लेती है और कहती है, हाँ हम कहते हैं, अब तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। तो पिया भी फ्रेश होने चली जाती है। दिविसा अपना फोन चेक करती है, तो उसमें अभियान के मैसेज भी थे। वो उसे खोलकर देखती है। फ्रेश हुई, रूम कैसा लगा, अच्छा दवा लिया तुमने, और ट्रेन में तुमने सही से खाना खाया था या नहीं। ऐसे कई सारे मैसेज थे, जिसे देखकर दिविसा मुस्कुराने लगती है। वहीं बेदू अपनी आईब्रो उचकाकर उसे ही देख रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो पूछ ही लेती है, यार ऐसा भी क्या देख रही हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रही हो। दिविसा की यह सुनकर स्माइल और बड़ी हो जाती है
और कहती है, कुछ नहीं, सर का मैसेज देख रही थी। और हाँ, उन्होंने कहा है कि 8 बजे सबको डाइनिंग एरिया में पहुंचना है डिनर के लिए। तो वेदू कहती है, हाँ हाँ चलो, कुछ अच्छा खाएंगे अब। फिर वेदू कहती है, यार हम आते हैं बाहर होटल देख कर। दिविसा कहती है, ठीक है, टाइम से आ जाना, फिर साथ ही डिनर के लिए चलेंगे। वेदू ओके कहती है और अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वेदू होटल घूम ही रही थी कि एक रूम के बाहर वो जैसे ही पहुंचती है, उस रूम को देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। ये रूम नंबर 66, यही है उसका। मैंने अपने हाथों में चाबी देखी थी। वो रूम का गेट खोलने की कोशिश करती है तो खुला हुआ था, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे से गेट खोलकर अंदर जाती है तो उसे रूम में कोई नजर नहीं आता। फिर उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती है तो वो वहीं बेड पर बैठ जाती है। तभी बाथरूम का गेट खुलता है और उसमें से कोई लड़का बस टॉवल लपेटे बाहर निकलता है। बेदू जैसे उस लड़के को देखती है, हड़बड़ाकर बेड से एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी ऐसे आधे नंगे पुंगे। यह सुनकर उस लड़के के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। वो कहता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी। बेतू कहती है, ओ हेलो, ये तो हमारे दोस्त का रूम है, तुम्हारा नहीं। तो वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि दोस्ती ऐसे करते हैं। किसी के भी रूम में घुस जाओ और उसे दोस्त बोल दो। बेदू उसकी बात पर पूरी तरह चिढ़ जाती है और कहती है, यू, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो लड़का धीरे से कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ। उसके बाद बेदू गुस्से से पैर पटक कर चली जाती है। तभी उस रूम में एक लड़का आता है और पहले वाले लड़के से कहता है, यार विद्युत, ये यहाँ क्या कर रही थी? विद्युत मुस्कुराते हुए कहता है, वो गलती से यहाँ आ गई थी कुणाल, लेकिन देख, वो गलती से आई थी तो मेरे ही रूम आई, क्योंकि उसकी किस्मत मुझसे जुड़ी है। कुणाल भी स्माइल करता है और फिर फ्रेश होने चला जाता है। और विद्युत अपने बैग से एक रबड़ बैंड निकालकर देखने लगता है, जो किसी छोटी बच्ची का लग रहा था। अभी उसकी आंखों में कुछ अलग ही था, एक सनक था उसकी आंखों में। इधर बेदू गुस्से में अपने रूम में आती है तो दिविसा उसे देखकर कहती है, क्या हुआ बेदू, इतने गुस्से में क्यों हो? यार वो मैं गलती से उस कैंटीन वाले लड़के के रूम में चली गई थी। दिविसा और पिया दोनों हैरानी से बेदू की तरफ देखती हैं और पूछती हैं, कौन कैंटीन वाला लड़का? बेदू कहती है, भाई जो उस दिन हमारे टेबल पर आकर बैठ गया था और बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। दिविसा हैरानी से कहती है, तुम उसके रूम में क्या कर रही थी? पिया कहती है, बेट, तुम लोग मुझे बताओगे कि कौन से लड़के की तुम लोग बात कर रहे हो? तो दिविसा उसे कैंटीन की सारी बातें बता देती है। तो पिया हंसते हुए कहती है, यार बेदू, तुम क्यों सबसे पंगे लेती रहती हो? बेदू मुंह बनाकर कहती है, यार वो बहुत घमंडी था, हमें वैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर पिया कहती है, अच्छा अब ये बताओ तुम उसके रूम में क्यों गई थी? बेदू मुंह लटकाकर कहती है, हमें लगा कि वो शिव का रूम है, उसके पास तो इसी रूम की चाबी थी। तो पिया मजे लेते हुए कहती है, ओहो, तो मेरी भाभी नंबर 2 भाई नंबर 2 के लिए बेचैन है। वैसे शिव भाई का रूम नंबर क्या है, तुम मुझे बताओगी? बेदू कहती है, रूम नंबर 66। ये सुनते ही पिया अपने सिर पर हाथ मारती है और कहती है, उनके रूम का नंबर है 99, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है तो पिया जाकर गेट खोलती है तो सामने शिव खड़ा था। उसे देखकर पिया कहती है, बड़ी लंबी उम्र है भाई आपकी। शिव कंफ्यूज होकर उसे देखता है और कहता है, क्यों? पिया हंसते हुए कहती है, कोई सिद्धार्थ से आपको मिस कर रहा था और आपकी ही बातें कर रहा था और आप चले आए। यह सुनकर शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर शिव कहता है, चलो तुम सब डिनर के लिए, अभियान ने तुम लोगों को लेने भेजा है मुझे। पिया फिर सबको बोलती है, चलो डिनर करके आते हैं। सभी डिनर के लिए निकल जाती हैं और शिव भी उनके साथ ही जा रहा होता है। दिविसा और पिया आगे जा रही होती हैं और शिव बेदू का हाथ पकड़कर थोड़ा पीछे कर लेता है तो बेदू उसे घूर कर देखती है। शिव मुंह बनाकर कहता है, अभी तो मुझे मिस कर रही थी और अब ऐसे घूर रही हो, यार अजीब हो तुम। बेदू चिढ़कर कहती है, अभी तुमसे मिलने के लिए हम किसी और के रूम में चले गए थे, इसलिए हमारा दिमाग तुम्हारे ऊपर बहुत खराब है, तो हमसे दूर रहो, समझे? शिव उसकी बात सुनकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है कि तुम गलत रूम में चली गई थी? वेदू गुस्से में कहती है, सब तुम्हारी गलती है। तुम ना हमारे ख्याल में आते और ना हम तुमसे मिलने उस रूम में जाते। यह सुनकर शिव को वेदू पर बहुत प्यार आता है और वो उसे हल्के से गाल पर किस कर लेता है, जिससे वेदू
शिव की चेस्ट पर मुक्का मारकर कहती है, बेवकूफ, कोई देख लेगा, छोड़ो हमें। तो शिव उससे छोड़ देता है और वो सब डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। वहीं उनके पीछे विद्युत और कुणाल आ रहे थे और ये नज़ारा देखकर तो विद्युत गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। कुणाल, जो उसके साथ था, वो विद्युत का हाथ पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। सिर्फ तीनों को अपने टेबल पर ही ले जाता है जहाँ सारे प्रोफेसर थे, जिससे तिग्सा और बेद अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। लेकिन पिया तो आराम से बैठ जाती है क्योंकि उसके साथ उसके दो दो भाई थे। दिविसा और बेदू दोनों को खड़ा देख अभियान कहता है, बैठो तुम लोग भी और डिनर करो। तो बेदू पिया की बगल में बैठ जाती है। अब बस उस टेबल पर एक सीट खाली थी, अभियान की बगल में, जहाँ दिविसा बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद अभियान ने अपने लिए जो प्लेट लिया था उसे दिविसा के सामने कर देता है और खुद दूसरी प्लेट निकालने लगता है। वही ये देख प्रीति मैम की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो अपने मन में कहती हैं, यहाँ चल क्या रहा है? अभियान सर की बहन तो पिया है, फिर वो इस लड़की को इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? उसके मन में दिविसा के लिए कड़वाहट भर जाती है। इधर शिव और वेदू आमने सामने बैठे थे तो वेदू को एक शरारत सोचती है और वो अपने पैर के अंगूठे से शिव के पैर को सहलाने लगती है, जिससे शिव की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ, जो वो खाने के लिए निवाला लेकर मुंह के पास लाया था, वो वहीं रुक जाता है। फिर शिव घूर कर वेदू की तरफ देखता है तो वो बहुत नॉर्मल होकर पिया से बात करते हुए खाना खा रही थी। लेकिन वो एक बार शिव को देखकर डेविल स्माइल देती है। वहीं शिव जैसे तैसे करके अपना खाना खत्म करता है। दूसरी तरफ विद्युत बैठा सब कुछ देख रहा था। वो फोर्क को टेबल पर गुस्से से धंसाए जा रहा था। तभी शिव अपनी फोन निकाल कर वेदू को मैसेज करता है, मेरे रूम में आओ तुम, फिर तुम्हें बताता हूँ। और अगर नहीं आई तो तुम्हें तुम्हारे रूम में आकर सबके सामने गोद में उठाकर ले जाऊंगा। लेकिन वेदू अपना फ़ोन लेकर नहीं आई थी तो वो मैसेज नहीं देख पाई थी। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर तीनों अपने रूम में आती हैं और आकर एक ही बिस्तर पर पसर जाती हैं। उधर से बार बार अपने फ़ोन को देखता है, लेकिन मैसेज अभी तक सीन नहीं हुआ था। तो वो वेदू को कॉल लगा देता है, लेकिन बेदू का फोन साइलेंट पर था तो उसने फोन नहीं उठाया। तो सिर्फ उसके रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में बेदू के रूम का डोर नॉक होता है तो दिविसा जाकर गेट खोलती है तो सामने शिव को देखकर हैरान हो जाती है। शिव उसकी आंखों में हैरानी देखता है तो कहता है, वो बेदू मुझसे नाराज है, पता नहीं क्यों, तो मैं थोड़ा देर के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। दिविसा उसे शक भरी नजरों से देखती है तो शिव हंसता है और कहता है, यार अपने भाई की हेल्प कर दो, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी भाभी बना दूंगा। यह सुनकर दिविसा स्माइल करती है और साइड हो जाती है। तो शिव अंदर आता है। शिव को देख बेदू और पिया दोनों चौंक जाती हैं। शिव बिना किसी पर ध्यान दिए आकर बेदू को अपनी बाहों में उठा लेता है और जाने लगता है, जिससे बेदू गुस्से में कहती है, पागल इंसान, ये क्या कर रहे हो, उतारो मुझे। शिव डेविल स्माइल के साथ कहता है, ऐसे कैसे, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने नहीं देखा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बेदू कुछ कहती उससे पहले ही पिया, जो अभी तक शौक में थी, कहती है, भाई हम यहाँ कॉलेज ट्रिप पर आए हैं, आप अपने हनीमून पर नहीं आए हो। वहीं यह सुनकर बेदू के कान लाल हो जाते हैं, कुछ शर्म से तो कुछ गुस्से से। सिर्फ जो बेदू को लेकर गेट तक पहुंचा था, रुककर कहता है, अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा हनीमून कैंसिल करवा दूंगा, समझी? इतना बोलकर वो बेदू को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पिया और दिविसा दोनों जोर जोर से हंस पड़ती हैं। सिर्फ बेदू को अपने रूम में ले आता है। किस्मत से उन्हें किसी ने नहीं देखा, सिवाय विद्युत के। अब विद्युत क्या करेगा वो तो वही जाने। खैर अभी सिर्फ बेदू को लेकर अपने रूम में आता है और सीधे अपने बेड पर पटक देता है। बेड काफी सॉफ्ट था इसलिए वेदू को चोट तो नहीं लगा, लेकिन वेदू गुस्से से घूरकर शिव को देखती है और आंखें छोटी करके कहती है, ये क्या बदतमीजी है? तो शिव इंटेंस नजरों से वेदू को घूर कर कहता है, ये बदतमीजी नहीं, प्यार है। जैसे वेदू की धड़कन बढ़ जाती है, वो बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही शिव उसके ऊपर आ जाता है, जिससे वेदू की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हकलाकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? शिव मदोस करने वाली आवाज में कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब बोलते हुए वो बेदू के गले पर अपने होंठ फिरा रहा था, जिससे बेदू की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज शिव नहीं। शिव एक बार उसे देखता है और कहता है, जान तुमने मुझे आज ढंग से खाने नहीं दिया ना,
सो नाउ आई वांट टू ईट यू। वहीं बेदू की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि एक तो सिप ने पहली बार उसे जान कहा, दूसरी बात वो उसे खाने की बात कर रहा है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सिप को भी उसकी आवाज़ आ रही थी। बेदू एक बार फिर कोशिश करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही सिप बेदू के होंठ को ब्लॉक कर देता है और उसे इंटेंसिटी के साथ किस करने लगता है और उसका एक हाथ बेदू की बॉडी पर मूव करने लगता है, जिससे बेदू भी मदहोश होने लगती है। दूसरी तरफ अभियान को नींद नहीं आ रही थी। वही हाल दिविसा का भी था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। जब बहुत देर तक अभियान को नींद नहीं आती तो वो अपने बेड से उठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो दिविसा के रूम के बाहर खड़ा था। फिर वो अपनी पॉकेट से एक की निकालता है और रूम खोलकर अंदर आता है तो देखता है वहाँ बस दिविसा और पिया है। इससे अभियान की आईब्रो ऊपर की ओर उठ जाती है। ये मुझसे पहले आकर बेदू को ले गया। शादीशुदा मैं हूँ और हनीमून साला सिम मना रहा है। फिर वो झुककर दिविसा को अपनी गोद में उठाता है तो दिविसा की आंख तुरंत खुल जाती है, क्योंकि वो भी नहीं सो रही थी। दिविसा जैसी चीखने को होती है, लेकिन खुद को अभियान की गोद में देखकर चौंक जाती है। ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिविसा फाइनली अपनी बात बोल पाती है। अभियान धीरे से उसके कान के पास जाकर बोलता है, मुझे अपनी बीवी के बिना नींद नहीं आ रही थी, तो उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। दिविसा रिक्वेस्ट करके बोलती है, प्लीज आप जाइए ना, पिया उठेगी तो क्या सोचेगी। तभी पिया बोलती है, मैं नहीं जागने वाली सुबह से पहले, और मैं कुछ नहीं सोचूंगी, तो तुम जा सकती हो। वहीं पिया की आवाज़ सुनकर दोनों कस के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर दिविसा अभियान की गोदी से ही पिया की तरफ देखती है तो वो दूसरी साइड फेस करके सोई थी। अब दिविसा गुस्से से अभियान को घूरती है तो अभियान कहता है, बोला तो उसने सुबह से पहले नहीं उठेगी। अब चलो तुम मेरे साथ। और फिर वो दिविसा को अपने रूम में ले आता है और उसे बेड पर लिटाकर अपनी टी शर्ट उतारकर दिविसा की बगल में आकर लेट जाता है। वहीं दिविसा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अभियान जब दिविसा के लाल गाल देखता है तो उसे उस पर और भी ज़्यादा प्यार आता है और वो दिविसा को अपने करीब कर लेता है और उसके होठों को ब्लॉक कर देता है। इधर सिर्फ किस करते हुए अचानक रुकता है और बेदू को देखने लगता है, जो अलग ही दुनिया में थी। तभी सिर्फ कहता है, तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है। यह सुनकर बेदू अचानक अपनी आंखें खोल देती है। अब उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। सिर्फ फिर से बेदू के गाल पर अपने होठ फेरते हुए कहता है, बोलो। तो बेदू अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, मुझे ऐसे ही नींद आती है। तो सिर्फ कहता है, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आएगी। और इस बार फिर से बेदू को होठों को ब्लॉक कर देता है। धीरे धीरे बेदू की टी शर्ट को उसके कंधे से हल्का नीचे कर देता है और उसके क्लीवेज पर अपने होठ रख देता है, जिससे बेदू सिसक जाती है और उसके हाथ सिप के बालों में चले जाते हैं। दोनों की बॉडी में एक करंट सा लगता है। बेदू सिप को रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे उसमें जान ही नहीं बची थी। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी और सिप के साथ बहती चली जा रही थी। वो सिप के हर छुअन से पिघल रही थी। वो सिप को रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वहीं सिप को तो यह बात पता ही नहीं थी। वो तो पूरी तरह बेदू की खुशबू में डूबा हुआ था। जब उसे लगता है कि वो इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बेदू के क्लीविज पर बाइट करके उससे अलग हो जाता है और बेदू की बगल में लेट जाता है और लंबी सांसें लेने लगता है। वहीं बेदू भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। सिर्फ फिर पलटकर बेदू की तरफ देखता है तो उसके आंसू देखकर चौंक जाता है और बेदू के गालों को अपने हाथ में भरकर कहता है, क्या हुआ जान? बेदू कहती है, हमें लगा तुम आज नहीं रुकोगे। तो सिर्फ बोलता है, पहली बात, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। दूसरी बात, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था ना, ऐसे रोने की क्या ज़रूरत थी? बेदू सुबकते हुए कहती है, हम ये सब नहीं चाहते शादी से पहले, लेकिन तुम जब हमारे करीब आते हो तो हम खुद भी बहक जाते हैं। तुम्हें रोक ही नहीं पाते। जिससे सिप के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फिर कहता है, तो तुम इतना मुझ पर विश्वास कर सकती हो कि मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। जिससे बेदू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर से वैसे ही बेदू को अपनी बाहों में भरकर कहता है, सो जाओ अब। और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दूसरी तरफ अभियान दिविसा से अलग होता है और फिर दिविसा की टमी पर एक किस करता है, कहता है, अब तुम दोनों सो जाओ। और दिविसा को अपने ऊपर लिटा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह सभी स्टूडेंट प्रोफेसर तैयार होकर घूमने निकल जाते हैं। सबसे पहले सभी लक्ष्मण झूला जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। इसी तरह ऋषिकुंड जाते हैं
और शाम को त्रिवेणी घाट जाते हैं और सभी शाम की गंगा आरती देखते हैं। आज का दिन सबके लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि सभी ने बहुत एंजॉय किया था और आखिर में गंगा आरती तो सबके लिए दिन भर की थकावट को कम करने के लिए रामबाण थी। रात को सभी होटल में आकर खाना खाते हैं तो थके होने के कारण जल्दी ही सो जाते हैं। सेकंड डे, आज पहले सभी रिवर राफ्टिंग के लिए जाने वाले थे। दिविसा तो जा नहीं सकती थी तो वो वहीं बैठकर देख रही थी। वहीं अभियान भी वहीं बैठ गया था। बाकी सभी रिवर राफ्टिंग के लिए चले गए थे। अभियान दिविसा की बगल में ही बैठा था। दिविसा कहती है, सर आपको भी जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? अभियान कहता है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम बिताने का मन कर रहा था। यह सुनकर दिविसा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद सभी पंजी जंपिंग के लिए मोहन चट्टी पहुंचते हैं। अभियान को पंजी जंपिंग का बहुत शौक था तो वो भी चला जाता है। वहीं एक एक करके बहुत से स्टूडेंट ने ट्राई किया, जिसे देखकर दिविसा की धड़कनें बढ़ रही थी। वहीं जब अभियान का चांस आया तो दिविसा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें वापस तब खोली जब अभियान उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। रात को सभी कैंपिंग करने वाले थे तो वो उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां भी 4 लोगों का टेंट में रहना था तो सभी अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए थे। लेकिन किस्मत से दिविसा, बेदू और पिया तीनों के साथ कोई और नहीं था। रात को डिनर करने के बाद सभी बाहर बैठे थे और कोई गाना गा रहा था तो कोई डांस, कोई गिटार बजा रहा था। ऐसे ही सभी इंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही सभी मस्ती करने के बाद अपने टेंट में चले जाते हैं। अगली सुबह बेदू सोकर उठती है तो उसे अपनी बगल में दिविसा नजर नहीं आती है। ये कहाँ गई, इतनी सुबह उठ गई? वो टाइम चेक करती है तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो बाहर निकल कर देखती है तो उसे इस टाइम बाहर कोई भी नजर नहीं आता। तो वो जल्दी से वापस अंदर आती है और पिया को उठाती है। पिया उठो, पिया उठो ना। पिया नींद में ही कसमसाते हुए कहती है, ओ बेदू सोने दो ना, मुझे नहीं उठना इतनी सुबह। बेदू परेशानी से कहती है, प्लीज पीयू उठो, देखो दीदी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बाहर भी हमने चेक कर लिया है लेकिन वो नजर नहीं आई। पिया अपने कान को तकिया से कवर करते हुए कहती है, अरे यार बेदू, होगी वो अपने पति के साथ। भाई उसे नींद में भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। तुम टेंशन मत लो और शांति से सो जाओ, समझी? बेदू भी उसकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। वो अपनी जगह वापस लेटती है। तभी उसके मन में फिर से एक ख्याल आता है कि सर दिव्य को कैसे ले जा सकते हैं, वो यहाँ अकेली थोड़ी है एक टेंट में। बेदू फिर से गुस्से में पिया को जोर से हिलाती है, पीहू उठ जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पिया चिढ़कर उठती है और कहती है, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, मेरी नींद खराब कर दी। बोलो क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो? बेदू परेशानी में अपने नाखून चबाते हुए कहती है, यार दिव्य का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है, वो समझ में नहीं आ रहा है। पिया फिर कहती है, यार वो भाई के साथ होगी, तुम इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो? बेदू गुस्से में कहती है, तुम्हारे भाई यहाँ अकेले नहीं है जो अपनी बीवी को अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हें पता है ना कि तीनों प्रोफेसर एक साथ एक ही टेंट में रुके हैं। ये सुनते ही पिया, जो अभी हल्की नींद में थी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर दिव्य कहाँ है? बेदू टेंट में इधर उधर चक्कर लगाते हुए कहती है, भाई तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि दिव्य कहाँ है। पिया तुरंत कहती है, तुमने भाई को बताया? तो बेदू कहती है, नहीं हमने नहीं बताया, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इसलिए हम तुम्हें उठा रहे थे। देखो आधा घंटा हो गया हमें उठे, लेकिन दिव्य का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। पिया जल्दी से अपने टेंट से बाहर निकलती है और अभियान के टेंट के बाहर जाकर आवाज लगाना स्टार्ट करती है, भाई भाई इधर। अभियान, जो पहले ही उठ गया था और उठकर अपने फोन चला रहा था, वो पिया की घबराई आवाज सुनकर बाहर आता है। तभी शिव और गौरव सर भी टेंट से बाहर आते हैं। पिया की आवाज़ सुनकर बहुत से स्टूडेंट भी बाहर आ जाते हैं और प्रीति मैडम भी बाहर आ जाती हैं। अभियान पिया को इतना घबराया हुआ देखता है तो वो डर जाता है। क्या हुआ पीहू, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? तभी उसकी नज़र बेदू पर जाती है। वो भी परेशान लग रही थी। वो एक बार फिर अपनी नज़र चारों तरफ घुमाता है तो उसे दिविसा वहाँ नज़र नहीं आती है, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तभी से बोलता है, पीहू कुछ बोलो तो, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? पिया हकलाते हुए कहती है, वो भाई दिविसा कहीं नजर नहीं आ रही है। बस ये सुनना था कि अभियान 2 कदम पीछे हो जाता है। अभियान पिया को बाजू से पकड़कर कहता है, नहीं मिल रही है से तुम्हारा क्या मतलब है? यहीं कहीं होगी। तो वेदू कहती है, नहीं,
वो हम 1 घंटा से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आई अभी तक। और हमने आसपास वहाँ देखा था, लेकिन वो नहीं मिल रही है। भाई सारे स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कहाँ गई होगी। भाई रोहन जो वहाँ पर खड़ा था वो अपने मन में बोलता है, ये कहाँ जा सकती है, ये जगह तो हम सबके लिए नहीं है। तभी उसकी नज़र अभियान के चेहरे पर पड़ती है, तो वो खुद से फिर बोलता है, आखिर ये इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं, इन लोगों के बीच चल क्या रहा है। खैर मुझे क्या मतलब, मैंने तो पहले सोचा था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, क्योंकि अब मुझे लंदन जाना है और मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता अपनी लाइफ में। सिर्फ बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी विद्युत और कुणाल अपने टेंट से बाहर निकलते हैं। वो इतनी भीड़ देखकर उधर आते हैं, तो कुणाल एक लड़का से पूछता है, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तभी वो लड़का कहता है, एक लड़की यहाँ से गायब हो गई है। ये सुनते ही विद्युत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। कुणाल ये सुनकर शौक हो जाता है कि एक लड़की गायब हो गई है। वो और विद्युत थोड़ा और आगे जाते हैं तो सामने का नज़ारा देख विद्युत का चेहरा पूरा काला पड़ जाता है, क्योंकि पिया और वेदु अब बहुत रो रही थी। पिया को अभियान अपने सीने से लगाया था, तो वहीं वेदु शिव के गले लगकर रो रही थी। वहीं दूर एक जगह में शायद कोई ये पुराना गोदाम लग रहा था। वहाँ एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ पैर बंधे थे। वहीं उसके सामने 2 आदमी बैठे थे। एक उसमें से बोलता है, भाई ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई, बॉस गुस्सा करेंगे अगर इससे होश नहीं आया तो। याद है ना बॉस ने कहा था कि इसे बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, हाँ हाँ याद है, होश में आ जाना चाहिए अब तक तो इसे। तभी वो लड़की थोड़ा हिलती है। वैसे उस जगह में अंधेरा भी था और लड़की का चेहरा उसके बाल से ढका था, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी उस लड़की को होश आता है, तो वो अपना चेहरा हिलाती है, तो उसके बाल साइड होते हैं। वहीं उस लड़की का चेहरा जब उन 2 आदमियों को दिखता है तो उनकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। अबे ये किसे उठा लाए हम, बॉस ने तो किसी और को कहा था। साला बॉस अब हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ सभी दिविसा के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि एफआईआर तो 24 घंटे बाद ही लिखी जाएगी। पिया और वेदू का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर भी परेशान थे कि आखिर कोई कैसे गायब हो सकता है। अभियान और शिव दोनों ही अपने सारे कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला था। सभी स्टूडेंट एक जगह ही इकट्ठा थे। वेदू रोते हुए अभियान से कहती है, सर वो ठीक तो होगी ना, और उसका बेबी वो भी ठीक होगा ना। वहीं पिया जैसे ही बेबी सुनती है, वह विश्वास से वेदू और अभियान की तरफ देखती है। वहीं बाकी किसी ने नहीं सुना, क्योंकि बाकी सब अपने में ही बिजी थे। और वेदू ने यह धीरे से कहा था, लेकिन पिया उसके बिल्कुल सामने थी, इसलिए उसने सुन लिया था। अभियान वेदू को देखता है और कहता है, कुछ नहीं होगा उसे, ना मेरे बच्चे को कुछ होगा। मैं दोनों को सही सलामत लाकर रहूंगा। पिया एकदम से कहती है, ये क्या बात कर रहे हो आप लोग, दीदी प्रेग्नेंट है, आप डैड बनने वाले हो भाई। अभियान पिया के गाल पर हाथ रखकर कहता है, पीहू हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ वो लड़की जो चेयर पर बंदी थी, उसके सामने एक आदमी मास्क लगाकर बैठा था और उस लड़की को कब से घूर रहा था। भाई वो लड़की भी उस आदमी को एकटक देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है, काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, हाथ पैर बंधे हैं तुम्हारे, लेकिन फिर भी अपने किडनैपर की आंखों में देखने की हिम्मत कर पा रही हो। वो लड़की अब बोलती है, कौन हो तुम और हमें किडनैप क्यों किया, क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत सुनी सुनी सी लग रही है। वो आदमी हंसता है और कहता है, काफ़ी स्मार्ट हो तुम, लेकिन तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहता था मैं तो तुम्हारे दोस्त को किडनैप करने को कहा था, लेकिन मेरे निकम्मे आदमियों ने गलती कर दी। भाई किडनैपर की बात सुनकर उस लड़की के माथे पर बल पड़ जाते हैं। तुम हमारी किस दोस्त की बात कर रहे हो। तो वो किडनैपर कहता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी जान, वेदिका राणा। वेदिका राणा, ये वेदू को क्यों किडनैप करना चाहता था। वेदू तो यहाँ पहली बार आई है। जी हाँ, ये लड़की दिविसा है जो किडनैप हो गई है। दिविसा फिर अपने मन में सोचती है, मतलब ये कोई भी है, लेकिन ये वेदू को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके आदमी बोल रहे थे कि हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बेदू को क्यों किडनैप करना चाहता है। तभी वो आदमी कहता है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ तुम, मुझे बस वेदिका राणा चाहिए, वो मुझे मिल जाएगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
और अगर तुम मेरे पास हो तो वो जरूर मेरे पास आएगी। दिविसा एक बार फिर पूछती है, बेदू से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तो वो आदमी इस बार गुस्से से कहता है, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। दूसरी तरफ सभी परेशान बैठे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बेदू का फोन रिंग करता है और वो जल्दी से फोन उठाती है, ये सोचकर कि हो सकता है दिविसा ने कॉल किया हो। वो तुरंत कहती है, हेलो दिवी, ये तुम हो क्या? दूसरी साइड से एक भारी हंसने की आवाज आती है। हाँ हाँ, काफी आराना है दोनों सहेलियों के बीच। बेदू की बहुएं सामने वाले की आवाज सुनकर सिकुड़ जाती हैं। वहीं उसके सामने सभी लोग थे। जब वो बेदू के बदलते एक्सप्रेशन देखते हैं तो अभियान उसे जल्दी से फोन स्पीकर पर डालने का इशारा करता है, जिसे समझकर बेदू अपना फोन स्पीकर पर करती है तो सामने से आवाज आती है, ओह, तो सब वही है अभी तक। मुझे लगा था कि अभी तुम अकेली होगी। खैर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आ जाओ मेरे पास तो मैं तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूंगा, लेकिन होशियारी नहीं, अपने साथ किसी को भी मत लाना, नहीं तो मेरी बंदूक और तुम्हारी दोस्त की खोपड़ी होगी। बेदू डरकर कहती है, नहीं नहीं, उसे कुछ मत कहना, तुम जहाँ बोलोगे हम वहाँ आ जाएंगे। दूसरी साइड से आवाज आती है, ठीक है, फिर तुम्हें एड्रेस मैं मैसेज कर दूंगा, लेकिन हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई होशियारी नहीं, अगर होशियारी की तो तुम्हारी दोस्त। और फोन कट हो जाता है। बेदू हेलो हेलो चिल्लाती रह जाती है। सिर्फ परेशान होकर कहता है, ऐसा कौन सा किडनैपर है जो किडनैपिंग के बदले पैसे न मांगकर बेदू को मांग रहा है? क्या बेदू की किसी से दुश्मनी है? फिर वो बेदू की तरफ देखता है। बेदू, जो अभी तक खुद सदमे में थी, वो होश में आती है और कहती है, नहीं, सिर्फ हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।